गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलोजन व्युत्पन्न इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी और रासायनिक गुणों के अंतर्गत अब एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 SN2 देते हैं। अब ये अभिक्रियाएं हैं, इनके उदाहरण हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आज उन रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम पहला लेते हैं एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं में हम कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जो एल्किल हैलाइड के साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले ये रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड है, क्या वो एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा या पोटेशियम साइनाइड है उससे किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, इन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले नाभिक स्नेही क्या होते हैं। अगर हमें यह पता रहेगा कि नाभिक स्नेही क्या है तभी तो हम इस प्रकार के यौगिकों का चयन कर पाएंगे जो एल्किल हैलाइड के साथ ये अभिक्रियाएं देंगे। तो हमने जैसे 11वीं कक्षा में पढ़ा था नाभिक स्नेही है तो उन पर क्या होता है, वो होते हैं ऋणावेशित स्पीसीज। अब एक शब्द आया स्पीसीज। अब स्पीसीज के लिए क्या होता है कि हम किस चीज को स्पीसीज कहेंगे। अगर नाम आता है तो अक्सर हम सोचते हैं तो स्पीसीज है वो केमिस्ट्री के अंदर कोई अणु है, परमाणु है, आयन है, आयन में धनायन है, ऋणायन है, मुक्त मूलक है, इन सब को सामूहिक रूप से हम एक नाम दे सकते हैं स्पीसीज। अब ऋणावेशित स्पीसीज है तो वो क्या होंगे, ऋणायन होंगे। ठीक है, दूसरे नाभिक स्नेही है हमने पढ़ा था तो दूसरे प्रकार नाभिक स्नेही में हम मान सकते हैं अणु। तो यहां पर है हमने जैसे उन अभिक्रियाओं में ऐसे लिखा था नाभिक स्नेही के लिए न्यूक्लियोफाइल Nu और ऊपर लिख दिया था हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब वो ऋणायन हो गया। और यदि हमने ऐसे लिख दिया Nu और ऊपर एक लोन पेयर लगा दिया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिख दिया। ठीक है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या हो सकता है, एक अणु हो सकता है। तो नाभिक स्नेही है, कोई भी ऋणायन रहेगा वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। और यह ऐसा अणु जिसके पास में क्या हो, एक या अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वो नाभिक स्नेही का कार्य करेगा। अब ये जो नाभिक स्नेही है ये होते क्या हैं,
इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनी अर्थात इलेक्ट्रॉनों से वो धनवान होते हैं, अर्थात उनके पास में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन धनी क्यों? नाभिक श्रेणी है, इन अभिक्रियाओं में क्या करेगा? नाभिक श्रेणी वो देगा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। नाभिक श्रेणी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो उसके आधार पर उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है तो बंध बनाने में काम आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, अर्थात या तो उसके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो या उसके पास में नेगेटिव चार्ज हो, वही क्या कहलाएंगे? नाभिक स्नेही कहलाएंगे। ठीक है, अब नाभिक स्नेही के अंदर हम थोड़ा सा इसको यहाँ विस्तार से देख लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड, आप इस एक रिएक्शन को ठीक तरह से समझ लीजिए, फिर आपको अनेक अभिक्रियाओं में जो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, इनके अंदर ये पता लगेगा भाई इस यौगिक से हमें ये नाभिक स्नेही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने पोटेशियम साइनाइड ले लिया, ये Cl, KCl, अब यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो ये रहेगा K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस स्ट्रक्चर से ध्यान देना, पोटेशियम के बाइंतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के बाइंतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का साझा हो गया, यहाँ कार्बन ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, और नाइट्रोजन पर क्या रह गया? 1 लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये चीज आती है कि नाभिक स्नेही हो, ये लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आखिर होते क्या है? आप कोई भी तत्व ले लीजिए, उसका परमाणु, ठीक है, उसका जो बाइंतम कोष है कि ये लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखे कैसे जाते हैं, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि परमाणु क्या है? N, नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, वो कितने रहेंगे? अगर हम देखें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो पहली कोष में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर शेष कितने रह गए? 2 घटा लीजिए 7 में से, 5 रह गए। अब वो हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, और इसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वो हो गए 3। ठीक है, अब 3 तो हो गए संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोष में जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 5। ठीक है, तो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है जो संयोग करने में भाग लेते हैं, रासायनिक बंध बनाने, और कुल 5 में से आप 3 घटा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है, जोड़े के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहां पर हमने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो तो होते हैं 7, 5 होते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 3। अब 5 में से आप 3 घटा लीजिए, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन में से संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन हटा लीजिए। आपको संयोजकता में प्लस माइनस चिन्ह ध्यान नहीं रखना है,
अब कितनी संयोजकता है, 2 है तो 2 घटा लीजिए, 3 है तो 3 घटा लीजिए, ठीक है। तो हमने ये जैसे 3 ये घटा लिए, अब शेष कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, अर्थात एक जोड़ा रह गया। तो नाइट्रोजन के पास में क्या रह गया, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात हमने यहां पर जो लिखा है n के ऊपर 2 बिंदु संरचना दर्शा रखी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब अगर हम देखें KCN है, अगर इन अभिक्रियाओं में विलायक माध्यम में क्या होगा, इसका आयनन होता है K+ और Cn- नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब ये अगर Cn लगा नेगेटिव चार्ज है अर्थात ऋणायन है और ये धनायन है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं, तो नाभिक स्नेही क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। क्या KCN के द्वारा हमें ऋणायन प्राप्त हुआ, यस, एक Cn- नेगेटिव चार्ज वाला ऋणायन प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं ये Cn है, अब अपने को पता रहना चाहिए कि नाभिक स्नेही है, ठीक है। उसके अंदर 2 परमाणु हैं, 2 प्रकार के तत्वों के, एक तो कार्बन का परमाणु है, एक नाइट्रोजन का है। अब यहां पर हमने जो चार्ज लगा रखा है नेगेटिव चार्ज माइनस का, अब ये चार्ज या आवेश है, ये ऋण आवेश कार्बन पर है या नाइट्रोजन पर है, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये नाभिक स्नेही तो हो गया, नाभिक स्नेही हो गया, लेकिन इसकी संरचना बनाई, उसके आधार पर हम बताइए कि इसमें से जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिला, ये इलेक्ट्रॉन है ऋणायन के पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में है या नाइट्रोजन के पास में है, ठीक है। तो अब इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये C और ये N, ये लिख दिया। दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनको हम बिंदु द्वारा दर्शा देते हैं। कार्बन के पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और नाइट्रोजन है इसके पास में 5 होते हैं, जो हमने यहां लिखा था बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इस आयन को बनाना है, Cn नेगेटिव आयन को बनाना है, ऋणायन को बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखो इसके पास में अभी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी स्पीसीज है वो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए या स्थायी रूप में बने रहने के लिए क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करेगा, और अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, आदान प्रदान करता है, या साझा करता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से वो अपने बाह्यतम कोश के अंदर, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 है, वो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों पूरा कर ले। अब हम अगर इनमें देखें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इससे साझा कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन के पास में 1 2 3 ये साझा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन। पहले इस स्ट्रक्चर को समझना ठीक से। अब एक एक का साझा हो गया तो भी इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास में कितने हो गए, 1 ये 2 3 4 5 और ये इसका भी है 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम और देखते हैं, एक साझा और करवा दिया, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां लिख दिया और एक एक का और हो गया। अब देखो कार्बन के पास में 2 2 4 एक बंद बनता है, जब सहसंयोजक बंद तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना।
तो 2 2 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास में 6। अब हम नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या है 2 2 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अभी तक दोनों परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम देते हैं एक और ले लिया हमने, इसको यहां लिख दिया, इसको हमने यहां लिख दिया और ये कर। अब हम देखते हैं तो क्या होता है, कार्बन के पास में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब रह गया नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पर देखते हैं हम 2 2 4 2 6 और 2 ये हो गए 8, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस स्थिति में क्या हो गया, नाइट्रोजन का तो अष्टक कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन है इसका अष्टक है, ऑक्टेट है, वो अनकंप्लीट है। अब ये क्या करेगा, स्थायी रूप में रहना चाहेगा, तो क्या होगा, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और हमने यहां पर ये लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन लिया किसने, कार्बन ने, तो कार्बन पर क्या आ गया, एक ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। इस प्रकार से दोनों परमाणु हैं, इन दोनों ने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। तो जो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, आप उस पर एक नेगेटिव चार्ज, एक ऋणावेश लगा दीजिए, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यहां पर, और इसके स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में आया, वो आया कहां से, वो हम देखते हैं। ये तभी होगा कि जब कार्बन ने K और C के बीच में, पोटेशियम और कार्बन के बीच में जो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन और पोटेशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ठीक है ना, एक तो खुद कार्बन का ही है, एक किसका है, पोटेशियम का है। तब क्या किया कि इस कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खुद ने ले लिया, एक तो खुद का है और एक किसका है, पोटेशियम का। जो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिया था, वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया एक, तो इस कारण से कार्बन का अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट। और इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की पोटेशियम पर तो क्या हो गई, कमी हो गई। कितने की, एक इलेक्ट्रॉन, जो किसने ले लिया, कार्बन ने ले लिया। तो K पर तो क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, धनावेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पर तो आ गया धनावेश। और C पर क्या आ गया, ऋणावेश। ठीक है ना, तो हम KCN हैं, और KCN के अंदर अपने को नाभिक से नहीं प्राप्त हुआ है, Cn नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि जो ये C और N है परमाणु, अब ये एक तरह से हम देखते हैं कि हमने जो यहां पर लिखा है कि या तो ऋणावेशित स्पीशीज हो या अणु हो। ऋणावेशित जिस पर ऋणावेश हो, अणु नाभिक से नहीं वही होगा जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, तो हम अगर Cn है, इसको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कार्बन पर ऋणावेश है, कार्बन पर क्या है, ऋणावेश है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है किसी को। और दूसरा हमने लिखा कि ऐसा अणु जिसके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो भी नाभिक से नहीं कहलाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन परमाणु है, इसके पास में भी क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि Cn
के अंदर, साइनाइड आयन के अंदर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कि नाभिक स्नेही जब इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो अगर उसमें एक से ऐसे अधिक परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम होते हैं, ऐसे नाभिक स्नेही जिसके अंदर एक से ज्यादा ऐसे परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम हो, ठीक है, तो वो दोनों परमाणु एक साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, उनमें से यदि कोई एक समय में केवल एक बार कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ठीक है ना, जैसे कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा, दोनों में से जो एक देगा उसके आधार पर ही वो कार्बोकैटायन से जुड़ेगा। किससे? कार्बोकैटायन से जुड़ेगा। अब हम चलते हैं कि दो परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने में सक्षम हैं, तो यह कहलाएगा उभयदंती नाभिक स्नेही, ठीक है, उभयदंती नाभिक स्नेही, अर्थात ऐसा नाभिक स्नेही जिसके पास में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु हों और उनमें से एक समय में केवल एक परमाणु, दोनों नहीं, केवल एक परमाणु एक समय में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, ऐसे नाभिक स्नेही को हम उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं, ठीक है। तो CN है वो क्या हो गया, एक तरह का उभयदंती नाभिक स्नेही बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये CN है, नेगेटिव चार्ज लिखा हमने यहां पर, इसकी एक और अनुनादी संरचना होती है। अगर हम इसको अनुनादी संरचना अर्थात एक कोई ऐसा अणु या आयन जो अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए एक से अधिक प्रकार की संरचनाओं में बदलने की क्षमता रखता है, तो उसकी जो दूसरी अन्य संरचनाएं होती है उनको हम कहते हैं अनुनादी संरचना, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ी थी, ठीक है। और जब अब इसकी दूसरी संरचना अगर हम देखें तो अगर हमने लिख दिया N और C लिख दिया, दूसरे प्रकार से अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से साझा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के वो अपना अष्टक कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और कार्बन के पास में है वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम इसको साझे के रूप में बदलना चाहें तो हमने देखा एक ये साझा हो गया। अब पहले हमने ये उसी तरह से अगर समझाने का प्रयास करते हैं जैसे इसके लिए था। अब ध्यान दीजिए आप, नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे, ये साझा शुरू करते हैं। हमने मान लीजिए ये एक साझा किया। अब नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बन गए हुए, 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास में 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने के बावजूद भी अभी दोनों परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, इसने एक एक और साझा कर लिया। अब हम देखते हैं 2 2 4 5 6 7, नाइट्रोजन के पास में कितने हो गए,
7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इस स्थिति में कार्बन के पास में कितने हो गए? 2 2 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम वापस ऐसे ही साझा करवा दें तीसरे का, तो फिर ये संरचना एक समान हो जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन का साझा इससे करवा दिया, तो इससे होते ही क्या होगा? कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में 8 हो जाएंगे। जैसे एक बार मैं बता देता हूं, ये है और ये साझा हो गया। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के पास में 2 2 4 2 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। और कार्बन के पास में 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 हो गया। तो ये स्थिति और ये स्थिति दोनों क्या हो गई? समान हो गई। तो इसका मतलब दोनों एक जैसी हैं, तो बिल्कुल हूबहू है, तो वो अनुनादी संरचना नहीं कहलाती। अब चलो, तो हम क्या करते हैं? इनका हम साझा करवाते नहीं है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ। अब क्या होता है कि यदि किसी परमाणु के पास में, अब हम यहां पर देखते हैं कार्बन के पास में 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास में 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर है। ठीक है ना, ये लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बन को, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लिख रहा हूं, ये इसको दे दिया। किसको? कार्बन को दे दिया। अब कार्बन को देते ही फिर हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए, ये यहां पर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये जो तीर का निशान, ये क्या व्यक्त कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसको दे दिए? कार्बन को दे दिए। ठीक है, और तीर का निशान ऐसे लगा देते हैं, वो तीर का निशान क्या व्यक्त करता है? उपसहसंयोजक बंध को व्यक्त करता है। अब चलते हैं कि थोड़ी सी यहां पर लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध होता क्या है? जैसे कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, मैं यहां और बता देता हूं आपको। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध ये होता है कि जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है ना, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया? दोनों अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसको दे दिए? कार्बन को दे दिए। लेकिन एक शर्त ये भी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये कार्बन के लिए क्या हो गया? 2 2 4 2 6 7 8, ये अष्टक कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के पास में क्या रह गया? एक विषम इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन। कैसे हुए? अब 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास। अब ध्यान देना, उपसहसंयोजक बंध में एक विशेषता ये भी होती है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है बंध बनाने के लिए, ठीक है ना, यानी सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। लेकिन सहसंयोजक बंध में तो ये होता है कि एक इसका इलेक्ट्रॉन हो, एक दूसरे का हो। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे दिया, तो कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन पर क्या रह गया? एक विषम इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये मान लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है ना, अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे हमने यहाँ कार्बन के लिए लिखा था, ऐसे हमने यहाँ नाइट्रोजन के लिए लिख देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया ऋणावेशित कण, इसका मतलब इस पर एक ऋणावेश हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या हुए? 2 ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम है। नाइट्रोजन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ठीक है ना। तो अब दोनों में क्या अंतर रहेगा अभिक्रियाओं में, ये ध्यान देना। हमने जैसे पढ़ा था कि कोई भी स्पीसीज होती है उस पर यदि आवेश होता है, ठीक है, और आवेश उस स्पीसीज को अस्थायी बना देता है, तो वो स्पीसीज यानी आयन है या धनायन मान लीजिए चाहे ऋणायन मान लीजिए, वो करेगा क्या, अपने उस आवेश रूपी आवरण जो उसको अस्थायित्व प्रदान करता है उसको हटाने का, कम करने का प्रयास करेगा। कैसे, ये Cn है तो कार्बन पर ऋणावेश है और ये ऋणावेश क्या करता है, इसको अस्थायी बनाता है। तो ये क्या करेगा, वैसे स्थायी तो है इसका, अष्टक कंप्लीट है, इसका भी अष्टक कंप्लीट है, लेकिन आवेशित स्पीसीज है, निरावेशित उदासीन स्पीसीज होती है, उससे वो कम स्थायी होती है। इस कारण से क्या करेगा कि कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर ऋणावेश खत्म हो जाएगा और खत्म होते ही इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से Nc है, ठीक है ना। अब अगर हमने ये दो इसके नाम हो गए, अगर हमने Cn ऐसे नेगेटिव, C पर नेगेटिव चार्ज दिया तो इसका नाम होता है साइनाइड आयन, ठीक है। और यदि नाइट्रोजन पर ऋणावेश है और इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि हम एल्किल हैलाइड में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हमने सिर्फ एक टॉपिक है पोटेशियम साइनाइड के साथ, अगर हम यहां पर लिख दें RX प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये लिख दिया। और एक लिख दिया हमने N नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये उपसैचुरेट बॉन्ड, और ये लिख दिया C। तो अब क्या होगा कि एक तरह से नाभिक स्नेह के अंदर कार्बन है वो क्या करेगा, R से जुड़ेगा तो RCN बनेगा, तो आक्रमण किसका हो रहा है, साइनाइड आयन का, तो वो एल्किल साइनाइड बनेगा। और यदि NC में N का आक्रमण होगा तो वो यौगिक बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही है अभिक्रियाओं में अपने को ये पता रखना है कि जो अभिकर्मक हम काम में ले रहे हैं, जैसे KCN लिया तो KCN है वो नाभिक स्नेही कैसे उत्पन्न करेगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि Cn के रूप में ये आयनित होगा तो इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम धनायन Cn ऋणायन बन गया। और ऋणायन होते हैं ऋणायन या ऋणावेशित स्पीसीज, वही क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे, इसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड अर्थात KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं। अब कैसे, ये लिया हमने RX एल्किल हैलाइड, ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ होनी चाहिए, KCN के साथ, प्लस KCN ये होता है पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो पोटेशियम साइनाइड से अपने को साइनाइड आयन प्राप्त होता है, तो ये होगा RCN प्लस ये इस पर धनावेश, इस पर क्या होगा ऋणावेश, तो नाभिक स्नेही क्या बना अपने पास में, Cn हो गया, ठीक है ना। तो आक्रमण किसका होगा, Cn का होगा, और Cn के अंदर आक्रमण के अंदर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा जो हमने अभी पढ़ा था वो रहेगा कार्बन, अर्थात R से
सी जुड़ेगा, इसलिए हमने लिखा है RCN। और फिर ये धनायन है और ये क्या हो जाएगा, ऋणायन। क्यों, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेगा और हैलाइड आयन बन जाएगा। तो ये धनायन और ये ऋणायन, ये क्रिया करके क्या बना लिया, KX बना लिया। तो ये बन गया एल्किल साइनाइड। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अगर हम R की जगह C2H5Br एल्किल की जगह, ये एल्किल समूह कौन सा हो गया, एक कार्बन हो तो मेथिल, दो कार्बन हो तो एथिल। तो एल्किल की जगह लिख दिया हमने एथिल, और हैलाइड की जगह हेलोजन के रूप में क्या है, Br है, तो इसका नाम हो गया ब्रोमाइड प्लस KCN इज इक्वल टू क्या बनेगा, R की जगह हमने C2H5 लिख देंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहां पर Cn है तो Br को हटा देंगे, नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा, हैलाइड आयन निकल जाएगा, तो ये बन गया Cn प्लस KBr। तो ये बन गया एल्किल की जगह हो जाएगा एथिल और ये साइनाइड होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये हम दूसरी एक और रिएक्शन चलते हैं, तो वो अभिक्रिया किसके साथ रहेगी, सिल्वर साइनाइड के साथ। ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम कल पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, उन दोनों के अंदर बनने वाले उत्पाद थोड़े भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, उन चीजों को आपको ठीक से समझना है। तो आज के लिए इतना, अगली कक्षा के लिए आप इन रिएक्शंस को एक ध्यान देना कि आप बार बार लिखोगे तो ये रिएक्शंस याद होगी। मान लिया चैप्टर ये थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन जब लिखोगे आप, एक बार रिटन वर्क करोगे, नोट्स बनाओगे, तो ये थोड़े नामकरण है, ये चीजें हैं, आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। और कोई समस्या रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।